कल जैसे दिन तक जो हमारा प्रेस रिलीज जारी हुई थी उसमें 7 केसेस थे। उसके बाद करीबन 20 केसेस और आए हैं। कुल मिला के 173 हमारे पास पॉजिटिव केसेस अब तक आ चुके हैं। उनमें से 56 केसेस ठीक होके गए हैं। आज कल से लेकर आज तक कोई नया पेशेंट ठीक नहीं हुआ है। और आज के दिन 115 एक्टिव केसेस हैं हमारे पास पूरे प्रदेश में। और जनपद रुद्रप्रयाग को छोड़कर हर जनपद में एक्टिव केसेस हमारे निकल रहे हैं। आज हमने 1325 सैंपल लिए हैं पूरे प्रदेश से और 801 हमारे पास रिपोर्टें आई हैं जो नेगेटिव हैं। और अभी भी लैब्स में टेस्टिंग चल रही है और कुछ रिपोर्ट्स अभी आएंगी 5-6 बजे के बाद भी आती हैं, तो उनका भी हम दोबारा आपके लिए एडेंडम जारी करेंगे रात तक। अगर हम देखें तो हमारा डबलिंग रेट थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, 7.75 है, क्योंकि जब से रिटर्नीज का इन्फ्लक्स हुआ है, टेस्टिंग बढ़ी है, तो पॉजिटिविटी भी हमारी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुई है, केसेस बढ़े हैं, परंतु डबलिंग रेट 7.75 है। इंडिया का डबलिंग रेट 12.92 है। उसके अलावा अगर हम पॉजिटिविटी रेट देखें तो हमारा सैंपल पॉजिटिविटी रेट 1.04% है और ऑल इंडिया जो एवरेज है वो 4.41% है। यानी कि अगर वो 100 सैंपल लेते हैं तो 4.41 केस पॉजिटिव निकलते हैं। हमारे यहाँ पे 100 सैंपल में 1.08% केसेस पॉजिटिव निकल रहे हैं। और हमारे यहाँ जो वर्तमान में कंटेनमेंट जोन है वो करीब 14 बने हुए हैं और अभी विभिन्न जनपदों में कंटेनमेंट जोन बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। जिन नए जनपदों में केसेस निकले हैं तो वहाँ पे अगर क्वारंटीन में केस था तो कंटेनमेंट जोन नहीं बन रहा है। अगर क्वारंटीन के बाहर था तो उसे होम क्वारंटीन था तो वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्रवाई चल रही है। हमारे जो भी हम पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं तो हमारा जो एवरेज टाइम है हॉस्पिटलाइजेशन का वो 17 दिन है और अभी नई डिस्चार्ज पॉलिसी आ गई है, तो आगे से जो पेशेंट्स डिस्चार्ज होंगे तो इससे ये रेट जो 17 दिन है ये थोड़ा सा कम होगा आने वाले दिनों में। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि एक डेथ कैंसर से एक पेशेंट की हुई है एम्स में और उसको कोविड पॉजिटिव भी था, तो उसे हमने डेथ में शामिल तो किया है, बट जो प्योर कॉज ऑफ डेथ है दैट इज़ कैंसर, दैट इज़ नॉट कोविड-19। और उसको अगर मिलाते हैं तो हमारा केस फैटिलिटी रेट 1.16% है और ऑल ओवर इंडिया केस फैटिलिटी रेट 2.97% है। उसके अलावा हमने सभी जनपदों को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक संख्या में सैंपलिंग करें, क्योंकि कुछ पर्वतीय जनपद थे जिनका सैंपलिंग रेट बहुत कम था और उनको भी डायरेक्शन दी गई है, क्योंकि जैसे जैसे कि हमारी सैंपलिंग की कार्रवाई की जाती है, जैसे हर जनपद को 200 पूल्ड सैंपल पर वीक करने हैं, वो हेल्थ केयर वर्कर्स में जो हाई रिस्क में हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन में, और जो ओपीडी पेशेंट्स के तीमारदार हैं उनमें ये करने हैं। तो उसको देखते हुए हमारे यहाँ सैंपल लेने की संख्या बढ़ी है और रिजल्ट्स भी हमारे ठीक संख्या में आ रहे हैं। हेल्थ का इतना ही है। मैं आज सबसे पहले जितना इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है उस संबंध में बात कर लेती हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जितना भी इंटरस्टेट मूवमेंट होता है वो आपसी राज्यों की सहमति से ही हो पाता है। तो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशंस हैं, जितने लोग वापस उत्तराखंड आना चाहते हैं, लगभग 2,45,000 लोग ऐसे हैं जो वापस आना चाहते हैं, जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोगों को ऑलरेडी वापस उत्तराखंड ले आया गया है, चाहे वो बसेस हो, चाहे ट्रेन्स हो या प्राइवेट वाहनों की अनुमति। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो दिल्ली का है। दिल्ली से लगभग 55,000 लोग वापस उत्तराखंड आए हैं। यूपी और हरियाणा से लगभग 24,000 लोग वापस आए हैं और पंजाब से और चंडीगढ़ से लगभग 9,000 लोग वापस उत्तराखंड आए हैं। अगर हम देखें जो ट्रेन्स हमारी चल रही हैं और जो फ्यूचर में हमारी ट्रेन्स का मूवमेंट है लोगों को वापस उत्तराखंड लाने के लिए, तो सबसे पहले आज हमारी त्रिवेंद्रम से ट्रेन चलकर हरिद्वार पहुंचेगी कल की दिनांक में। आज रात्रि 9 बजे त्रिवेंद्रम से चलेगी और कल पहुंचेगी हरिद्वार। उसके बाद चेन्नई से हरिद्वार की ट्रेन्स भी प्रपोज्ड हैं और साथ ही साथ जो हमारी ट्रेन पश्चिम बंगाल गई थी यहाँ से लोगों को लेकर, उसकी वापसी भी प्रपोज्ड है। तो अगले हफ्ता 10 दिन तक हमारी चेन्नई से हरिद्वार की ट्रेन और वेस्ट बंगाल से हरिद्वार की ट्रेन के चलने की संभावना है, जिसमें कुछ लोग वापस आएंगे।
इसी के साथ नेपाल द्वारा भी अवगत कराया गया है कि 29 और 30 तारीख को लगभग 600 लोग नेपाल से भारत बनबसा होते हुए आएंगे। तो 29 तारीख को जितने भारतीय आ रहे हैं नेपाल से, उनमें से लगभग 25 उत्तराखंड के निवासी हैं। 197 लोग अभी भी दिल्ली में विभिन्न सेंटर्स में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हैं। मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगी कि 25 मई से, क्योंकि हमारी देहरादून एयरपोर्ट से भी फ़्लाइट्स चलनी प्रस्तावित हैं, लगभग 7 फ़्लाइट्स 25 मई से चलेंगी, जिसमें 1/3 कैपेसिटी रखने का प्रावधान किया गया है। इसमें यह ज़रूरी होगा कि जितनी SOP, चाहे सिविल एविएशन द्वारा दी गई है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा दी गई है, या गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट की होगी, उनको पूरी तरह से उनका पालन करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अगर फ़्लाइट से जा रहे हैं तो आपका अगर वेब चेक इन या टेली चेक इन नहीं है तो आप एयरपोर्ट पे मत जाइए, क्योंकि अदरवाइज़ आपको फ़्लाइट्स में ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। तो ज़रूरी है पहले से ही वेब चेक इन, टेली चेक इन कर लें। दूसरा, आने जाने के लिए अगर आप गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं तो बाकायदा सिर्फ फ़्लाइट की टिकट से काम नहीं चलेगा, आपको गाड़ी के लिए परमिट भी लेना होगा। तो एयरपोर्ट्स, हमारा जो देहरादून एयरपोर्ट है, वहाँ पर 2 तरह की सर्विसेज चलती हैं। एक प्रीपेड टैक्सीज़ हैं, दूसरा कार रेंटल सर्विसेज हैं, जिनके ऊपर एयरपोर्ट का स्टिकर लगा होता है। उन गाड़ियों को चलने की अनुमति ज़िला प्रशासन द्वारा अगले 1-2 दिन में दे दी जाएगी, तो उन गाड़ियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा मूल